ध्यान रखें सब लोग, वीडियो सही से रखें। तो आज का टॉपिक रहेगा तुलनात्मक राजनीति के बारे में, जो थर्ड पेपर है। तुलनात्मक राजनीति को अंग्रेजी में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें शासन प्रणाली या उसका जो प्रबंध है उसका हम तुलना करते हैं एक देश से दूसरे देश के बीच में। अरस्तु ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी। 158 देशों के संविधान का अध्ययन अरस्तु ने सबसे पहले किया था। तो अरस्तु ने भी पाया कि हर देश की शासन प्रणाली, शासन व्यवस्था वहाँ के निवासियों के अनुरूप बनाई जाती है ज़्यादातर, और वह भिन्न भिन्न हो सकती है। ये अरस्तु का विचार था। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए जब हम 20वीं सदी में आते हैं तो पाते हैं कि जो तुलनात्मक राजनीति है वह राजनीति विज्ञान का एक बहुत बड़ा एक विषय वस्तु है, जिसके अंतर्गत शासन प्रणाली में तमाम जो कार्यपालिका पद्धति है, विधायिका पद्धति है, न्यायपालिका है या अन्य चीज़ें हैं, राजनीतिक दल हैं, जनता की समस्याएं हैं, राजनीतिक संस्कृति है, व्यवहारवाद है, इस सब का एक तुलना एक देश से दूसरे देश के बीच में होता है, संस्थाओं का तुलना होता है, उसी को तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। क्योंकि देखा जाए तो राजनीति विज्ञान का जो बदलता हुआ अध्ययन क्षेत्र है, इसके तहत तुलनात्मक राजनीति बहुत ही जरूरी एक विषय वस्तु है, जिसका अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। और इसका अध्ययन ऐसा नहीं है कि जैसा कि मैंने बताया आज का विषय है, प्राचीन समय से होता रहा है, लेकिन 20वीं शताब्दी के मध्य में, यह माना जाए 1960 1930 के बाद 1960-70 के आसपास इसका बहुत तेजी से प्रचलन बढ़ा। तो इसके माध्यम से ऐसे नए तरीकों, तकनीकों या उपागम को दृष्टिकोण कहा जाता है, जिसको अप्रोच बोलते हैं अंग्रेजी में, उपागम को बनाया गया है, जिससे राजनीतिक वास्तविकता का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। यह भी माना जाता है कि राजनीति विज्ञान में तुलनात्मक अध्ययन कोई बहुत बड़ा नया नहीं है। राजनीति विज्ञान के व्यवहार के अध्ययन के साथ तुलनात्मक अध्ययन को भी समझा और विश्लेषण समझा जाता है, विश्लेषित किया जाता है। बहुत राजनीति वैज्ञानिकों ने कहा है कि तुलनात्मक राजनीति है क्या। तो जीन ब्लोंडेल के अनुसार उन्होंने कहा है कि तुलनात्मक सरकारों का अध्ययन, जैसा कि मैंने बताया है कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स जो होता है, तो तुलनात्मक सरकारों का अध्ययन प्राचीनतम, मतलब बहुत पहले अरस्तु के समय से ही बहुत कठिन तथा महत्वपूर्ण है, और यह प्रारंभ से ही पाया जाता है। तो तुलनात्मक राजनीति ऐसा नहीं है कि आज का विषय वस्तु है, लेकिन आज इसकी आवश्यकता इसलिए है कि विश्व में तमाम बदलाव हो रहे हैं। विश्व के इन बदलावों को हम तभी समझ सकते हैं जब दूसरे देशों का हम उसका वैज्ञानिक विश्लेषण करें, उनकी व्यवस्थाओं का वैज्ञानिक समझ रखें। इसीलिए राजनीति विज्ञान को विज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये भी, इसकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वैज्ञानिक धरातल पर सत्य हैं। हालांकि कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया है। तो 1970 के बाद से जब उत्तर व्यवहारवाद आता है, व्यवहारवाद जो 1960 के दशक में शुरू हुआ, उसके बाद जो उत्तर व्यवहार आता है, तो इसमें कहा जाता है कि राजनीति विज्ञान भी है, कला भी है। तो उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब जो आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक है, उन्होंने कहा है कि राजनीतिक प्रक्रिया के सिद्धांत, जो उसका प्रतिमान है या जो वैल्यू स्टैंडर्ड है, उसके निर्माण की ओर जो प्रथम चरण होता है, वह राजनीतिक विश्लेषण का जो नए नए कॉन्सेप्ट होते हैं, उसके सुझाव तुलनात्मक राजनीति में दिए जाते हैं। और जो समकालीन राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, जो समकालीन का मतलब जो वर्तमान में चल रहा है या 1970 के बाद से चल रहा है, उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था इसमें डाल रखा है कि तुलनात्मक राजनीति में क्या क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए, राजनीतिक संस्कृति होनी चाहिए, राजनीतिक संरचना, राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण तथा राजनीतिक समाजीकरण आदि चीज होनी चाहिए। तो जैसा कि सभी लोगों को पता है कि जो सिलेबस में है हमारे, वह सिलेबस में इन सब चीज़ों का जिक्र है। और इन सब चीज़ों का जिक्र होने के साथ साथ हम ये पाएंगे कि जितने भी जिक्र हैं वह विषय वस्तु हैं, वह तुलनात्मक राजनीति से पूरी तरीके से संबंध रखते हैं। और तुलनात्मक राजनीति का जो एक रूपरेखा है, वह सबसे महत्वपूर्ण होता है कि इसे विषय वस्तु जो होती है, वह विषय वस्तु तुलना की होती है, ना कि अन्य चीज़ों की होती है, उसमें तुलना की जाती है। तो जैसा कि मैंने बताया अभी, राजनीतिक व्यवस्था हो गया जिसको पॉलिटिकल सिस्टम बोलते हैं, राजनीतिक संस्कृति
जिसमें लुसियन पाई ने अपना योगदान दिया है, बहुत बढ़िया से इसको डिफाइन किया है। राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर क्या है, और राजनीतिक संरचना क्या होती है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में बात है। राजनीतिक विकास के बारे में बात है, राजनीतिक विकास होता क्या है, राजनीतिक आधुनिकीकरण, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन तथा राजनीतिक समाजीकरण की बात है। वो मैंने अभी बताया, उसको मैं दोबारा रिपीट इसलिए किया कि जो लोग लिख रहे हैं उसको ध्यान दें। तो तुलनात्मक राजनीति के अर्थ को यदि हम इस तरह से देखें कि इसका एक डिस्कशन या विवेचना करें तो पाएंगे कि तुलनात्मक सरकार क्या होती है, तुलनात्मक राजनीति क्या होता है। सरकार में 3 अंग होते हैं तो उसकी तुलना की जाती है। और तुलनात्मक राजनीति क्या होती है, राजनीति तो बहुत बड़ी चीज है। राजनीति के अंतर्गत तमाम ऐसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो सरकार से भी परे हैं, सरकार से इर्द गिर्द है, तो दोनों का अध्ययन किया जाता है। तो तुलनात्मक राजनीति में हम ये मानते हैं कि तुलनात्मक राजनीति में संस्थाओं का अध्ययन होता है, तुलनात्मक जो सरकार होती है उसमें सरकार के अंगों का अध्ययन होता है। तो इसीलिए इसके बारे में जी.के. रॉबर्ट्स ने बहुत बढ़िया से कहा है। जी.के. रॉबर्ट्स उन्होंने कहा है कि तुलनात्मक सरकार, जिसको कंपैरेटिव गवर्नमेंट बोलते हैं, तुलनात्मक सरकार राज्यों, उनकी संस्थाओं तथा सरकार के कार्यों का अध्ययन। अब सरकार के कार्य कौन कौन से होते हैं, सभी को पता है कि सरकार के 3 मुख्य कार्य होते हैं, 3 अंगों से विभाजित होते हैं। उनके जो सरकार के कार्य हैं वो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तक सीमित हैं। कई कई देशों में न्यायपालिका को बिल्कुल अलग रखा गया, जैसे भारत हो गया, अमेरिका हो गया, लेकिन उस देशों में न्यायपालिका को इतनी स्वतंत्रता नहीं है जितना कि भारत तथा अमेरिका जैसे देश में है। तो इस प्रकार से उसका भी तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो जी.के. रॉबर्ट्स ने स्पष्ट रूप से कहा कि तुलनात्मक सरकार राज्यों, उनकी संस्थाओं, सरकार के कार्यों का अध्ययन है, जिसमें शायद राज्य की क्रिया से अत्यधिक जो निकट का संबंध रखने वाले जो समूह होते हैं, जिसको राजनीतिक दल और दबाव समूह के माध्यम से हम उसको देखते हैं, उसका भी अध्ययन इसमें सम्मिलित किया गया है। तो तुलनात्मक सरकार क्या होता है, राज्यों से संबद्ध औपचारिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तुलनात्मक सरकार में जो राज्य का मतलब यहाँ राजनीति विज्ञान में कंट्री से है, देश से है, नेशन से है, तो जो इससे जुड़े हुए औपचारिक संस्था होते हैं उसका तुलनात्मक अध्ययन हम करते हैं। तो ये तुलनात्मक सरकार का होता है। और तुलनात्मक राजनीति में हम सभी पक्षों का अध्ययन करते हैं। तो अब तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में राजनीति के 3 लक्ष्य दिखाई देते हैं। राजनीतिक क्रियाकलाप होता है तथा राजनीतिक सत्ता होती है, जिसको पॉलिटिकल अथॉरिटी बोलते हैं। राजनीतिक प्रक्रिया होती है जो पॉलिटिकल प्रोसेस है। तो जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, पॉलिटिकल एक्शन है या पॉलिटिकल पावर है, इन तीनों को मिला करके जो तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र बनता है वह तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र कहलाता है। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के अंतर्गत हम इन तीनों चीजों का अध्ययन करते हैं। तो तुलनात्मक सरकार क्या होती है, उसमें सरकार के 3 अंगों का, और तुलनात्मक राजनीति क्या होती है, उसमें राजनीतिक प्रक्रिया का पूरी तरीके से विश्लेषण किया जाता है। तो अब बात आती है कि तुलनात्मक राजनीति में क्या महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने बताया, अरस्तु ने 158 देश के संविधानों का अध्ययन किया था। तो अरस्तु ने क्या पाया होगा, अरस्तु ने पाया होगा कि जो एक सिस्टम है, जो एक व्यवस्था है सभी देशों में, वह यही है कि व्यवस्थाओं को, राजनीति को हम किस प्रकार से देखें या उसको किस प्रकार से उसमें परिवर्तन करें कि आगे आने वाली पीढ़ी या समाज या राज्य का जो कार्य है वो पूरी तरीके से सरलतापूर्वक चलता रहे और देश का विकास नगर राज्य के रूप में हो। तुलनात्मक राजनीति में इसमें अरिस्टो की एक विचारधारा थी, लेकिन धीरे धीरे यह बदला। मैकियावेली के समय में, द प्रिंस में, उसने भी तुलनात्मक राजनीतिक अनुशासन को बताया है कि किस प्रकार से राज्य को अपना अनुशासन चलाना चाहिए। तो मैकियावेली ने द प्रिंस में इसका जिक्र किया है। उसी प्रकार यदि हम मॉन्टेस्क्यू के समय में जाएं, मॉन्टेस्क्यू तो उसने भी शासन प्रणाली को 3 भागों में ज़्यादातर विभाजित किया है। उसका शासन प्रणाली 3 भागों में विभाजित है। उसने भी वैज्ञानिक आधार भी प्रदान किया है कि किस प्रकार से तुलनात्मक राजनीति होनी चाहिए। और यदि हम वर्तमान में देखें या जो 19वीं शताब्दी के बाद या 20वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में बहुत से ऐसे दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने भी अपना एक विचार राजनीतिक विज्ञान के बारे में प्रस्तुत किया, जिसमें से हीगल का नाम ले सकते हैं, कार्ल मार्क्स का नाम ले सकते हैं, जिसका मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, अप्रोच है, उसका नाम ले सकते हैं।
तो इन दोनों ने भी एक राजनीति विज्ञान में जो एक धारणा प्रस्तुत की, या जो एक इस प्रकार से अपनी रूपरेखा दी राजनीति विज्ञान के बारे में, वह बहुत ही अच्छा है और उसको हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। उसको समझने के माध्यम से ये पता लगाते हैं कि विकास कैसे होता है, राजनीतिक विकास किसी भी चीज़ का कैसे होता है। तो राजनीतिक विकास जैसा कि मैंने बताया है, उसकी भी तुलना की जाती है। फिर धीरे धीरे जब आता है तो 19वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी तक आते आते तुलनात्मक राजनीति, जब विश्व युद्ध शुरू होता है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तब उसमें तुलनात्मक राजनीति में एक अच्छा बदलाव इसलिए देखने को मिलता है कि पहले हर चीजें सैद्धांतिक होती हैं, फिर धीरे धीरे उसको व्यवहारिक बनाया जाता है। व्यवहारिक बनाने से ये होता है कि ये जनता से पूरी तरीके से, या जो देश के निवासी हैं उनसे ये पूरी तरह से जुड़ता है। तो तुलनात्मक राजनीति का जो व्यवहारवादी उपागम है या बिहेवियरल अप्रोच है, वही सबसे महत्वपूर्ण है। इसी को हम लोगों को अध्ययन करना है, क्योंकि पुराना हम लोगों को कुछ नहीं सोचना है। क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, या द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास जब तमाम संस्थाओं का विकास हो रहा था, तो उसी में राजनीति जो व्यवहार था, जनता का जो एक बिहेवियर था, या ये कह लीजिए कि किसी देश का जो राजनीतिक प्रक्रिया थी, वह किस प्रकार से राजनीतिक व्यवहार जो है गैर राजनीतिक समूह को प्रभावित करता था या सीमित करता था। इसी प्रकार वर्तमान में जब बातें चल रही हैं, तो हम इसमें हम अभिजन का भी अध्ययन करते हैं। अभिजन का मतलब होता है एलिट्स, जो राजनीति को प्रभावित करते हैं। दबाव समूह का अध्ययन करते हैं, जो अपने माध्यम से किसी चीज़ को मनवाने का प्रयास करते हैं सरकार के द्वारा अपने तरीकों से। राजनीतिक दलों की बात करेंगे, जिसमें राजनीतिक दल एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय प्रणाली में हो सकता है। ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे, जिसको हम नौकरशाही कहते हैं। और एक लीडरशिप होता है। लीडरशिप भी कई प्रकार के हो सकते हैं। एक साधारण नेतृत्व होता है, करिश्माई नेतृत्व होता है, ये भी तुलनात्मक अध्ययन का विषय है। और प्रतिनिधित्व किस प्रकार से होता है, प्रतिनिधित्व भी कई प्रकार से होता है, जिसमें चुनाव से ये डायरेक्ट रूप से जुड़ा होता है कि निर्वाचन में प्रतिनिधित्व किस प्रकार से दिया जाए, या प्रतिनिधित्व केवल एक जगह का हो, दो जगह का हो, या एक ही व्यक्ति प्रतिनिधित्व करे, या दो मिलकर के प्रतिनिधित्व करें, या प्रतिनिधित्व का सरकार में क्या योगदान है, सरकार चलाने में क्या भूमिका है, इसका भी अध्ययन करना चाहिए। तो हर जगह प्रतिनिधित्व प्रणाली है, प्रतिनिधित्व प्रणाली है, हर जगह रिप्रेजेंटेशन है। सरकारों में लोग चुनाव करते हैं, लेकिन कुछ देशों में ऐसे हैं जहाँ अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से हो सकता है। तो इस प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। वर्तमान में देखा जाए तो तुलनात्मक राजनीति है क्या, तो बहुत से हैं। एंस्टीन हैं, एप्टर हैं, कोलमैन हैं, जॉर्ज मैकाहिन हैं, मायरन वीनर हैं, लुसियन पाई हैं जो पॉलिटिकल कल्चर की बात करते हैं, कीथ कैलार्ड हैं। ये सब कुछ ना कुछ तुलनात्मक राजनीति के बारे में इन्होंने कुछ ना कुछ अपनी बात दी है, रखी है। और आधुनिक समय में जो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित किया है तुलनात्मक राजनीति को, उसमें सब लोग नोट करिए, डेविड ईस्टन, आमंड पावेल तथा कोलमैन, कार्ल डायस, जीबी पावेल। आमंड दूसरे थे, जीबी पावेल दूसरे हैं। तो हेराल्ड लासवेल भी हैं, रॉबर्ट डहल है, एडवर्ड सिल्स हैं, हैरी एंस्टीन हैं। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन डेविड ईस्टन और आमंड और जीबी पावेल का नाम सब लोग याद रखें, यही एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो डेविड ईस्टन का अपना तरीका था राजनीतिक व्यवहार को समझने का, और आमंड का अपना तरीका था राजनीतिक व्यवहार को समझने का। तो राजनीतिक जो तुलनात्मक राजनीति की शाखाएं हैं, वो सरकारों तक या संस्थाओं तक सीमित नहीं है। उसको जब समाज में उतारा गया, देखा गया, तो समाज, चूंकि हर देश का समाज अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से उसकी तुलनात्मक अध्ययन की बात की गई। और वह जो तुलनात्मक अध्ययन एक आया निकल करके, उसको ही हम आधुनिक तुलनात्मक राजनीति की बात के रूप में मानते हैं, समझते हैं। तो तुलनात्मक राजनीति के बारे में जैसा कि मैंने कहा कि इसकी पुस्तकें भी हैं कुछ लोगों ने, जैसे कि डॉक्टर सीवी गैना की पुस्तक है। इसमें उन्होंने परंपरागत और आधुनिक राजनीति के अंतर को सुनिश्चित करने का प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बहुत कठिन है, क्योंकि दो अलग अलग चीजें हैं और समय के साथ राजनीति का आधार भी बदलता है। तो तुलनात्मक राजनीति के बारे में सब लोग समझ गए होंगे। ये सरकार क्या होती है, तुलनात्मक संस्थाएं क्या होती हैं, इसके बारे में सब लोग समझ गए होंगे। अब हम आते हैं मुख्य जो इसका पूछा जाता है, वह अधिकतर पूछा जाता है कि उपागम, जो इसका दृष्टिकोण होता है, उपागम होता है।
जैसे आधुनिक उपागम क्या है? आधुनिक उपागम का मतलब 1966 के बाद जब देशों की राजनीति इस तरह से उभरी कि विकास के पैमाने तय होने लगे कि विकास कैसे होता है मुख्य रूप से, तब ये निकल करके आया कि आधुनिक उपागम में हम डेवलपमेंट को कैसे पढ़ते हैं। तो तुलनात्मक राजनीति में आमंड पावेल ने अपनी पुस्तक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच, एक पुस्तक लिखी उन्होंने 1966 में, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच। इसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से जो विभिन्न देश की जो भू राजनीतिक विकास है या भू राजनीतिक प्रक्रिया है, या देश का जो अलग अलग भू इस धरातल पर जो अलग अलग लोकेशन है, उसके हिसाब से किस प्रकार से हम राजनीतिक विकास को समझते हैं और उसके माध्यम से तुलना करते हैं। क्योंकि एशिया का जो विकास है वो यूरोप से बिल्कुल भिन्न है, और लैटिन अमेरिका, जैसा कि कल एक छात्र ने पूछा था, लैटिन अमेरिका जो जिसको साउथ अमेरिका नीचे वाले क्षेत्र को कहते हैं, उसका जो विकास है वो पूरी तरीके से जो नॉर्थ अमेरिका है, जिसको हम अमेरिका तथा उसमें कनाडा जोड़ते हैं, उससे पूरी तरीके से भिन्न है। और वही चीज़ है अफ्रीका में। अफ्रीका में कुछ देश ऐसे हैं जो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, कुछ देश ऐसे हैं जो आज भी जहाँ पर समस्याएं वैसे की वैसी हैं, गरीबी वैसे की वैसी है, और जो एक हिंसा होती है, गृह युद्ध जिसको बोलते हैं, सिविल वार, गृह युद्ध को सिविल वार बोलते हैं, जहाँ पर सरकारें असफल रहती हैं और जनता जो है हिंसात्मक रूप से पद्धति अपनाती है कि हमको ये लाभ मिलना चाहिए, सरकार अपना है, जबकि सरकारें पूरी तरीके से फेल हो जाती हैं, निष्क्रिय रहती हैं। तो ऐसा भी अफ्रीका में देखने मिलता। तो एशिया, अफ्रीका तथा सेंट्रल एशिया तथा अनेक जो ऐसे राष्ट्र हैं जिनका जन्म हुआ 1945 के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, उनकी जो एक राजनीतिक प्रक्रिया है, और जो पहले से ही किसी देश के लिए उपनिवेश के रूप में किसी देश को कब्जा कर रखे थे, वो उपनिवेशवादी मानसिकता वाले देश, वो अपने आप को कहाँ पाते हैं। देखा जाए तो सभी लोग सोचें तो बहुत सारे वैज्ञानिक आविष्कार जो 17वीं 18वीं शताब्दी में शुरू हुए, तो ज़्यादातर वैज्ञानिक आविष्कार हमेशा पश्चिम में ही हुए। पश्चिम का मतलब यूरोप और अमेरिका के जो उनके मित्र देश थे, यूरोपियन देशों में हुए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जब पुनर्जागरण शुरू हुआ, रिनेसा शुरू हुआ, तो पुनर्जागरण के पश्चात जब धर्म को केवल यहाँ तक माना जाने लगा कि धर्म केवल वहीं तक रहना चाहिए कि वो सत्ता में हस्तक्षेप ना करे, केवल वो धर्म एक इंडिविजुअल हो, व्यक्तिगत हो, और जो भी राजा हो उसको सत्ता में हस्तक्षेप न करने दे। तो जब सत्ता में हस्तक्षेप नहीं हुआ धर्म का, तो धर्म के माध्यम से जो वैज्ञानिक चीजें थी उसके माध्यम से ये निकल करके आया किस प्रकार से हम धार्मिक चीज़ों को उतना न बढ़ाएं कि जिससे वैज्ञानिक समाजवाद या वैज्ञानिक जो विकास है वह प्रभावित हो। तो जब ये चीज़ें प्रभावित हुई तो अपने आप जो है सत्ता बदली और तार्किक चीज़ों का आगमन हुआ, तार्किक चीज़ों का उभार हुआ, विज्ञान अपने आप में बहुत आगे बढ़ा, और जब ये बहुत आगे बढ़ा विज्ञान अपने आप में, तार्किक चीज़ें होने लगी, तो धीरे धीरे जो परिवर्तन है, सत्ता का परिवर्तन है, वह इस तरह से हो गया, पूरी तरीके से वैज्ञानिक हो गया, तार्किक हो गया, और वैज्ञानिक लोगों ने अपना आविष्कार करना शुरू किया, तो वहाँ पर चीज़ें बदलने लगी, और उन आविष्कारों के माध्यम से दुनिया में बहुत भारी परिवर्तन हुए। मशीन युग का आरंभ हुआ और तकनीकी का विकास हुआ। वह तकनीकी और मशीन युग का विकास वहाँ से यूरोप से निकल करके या उन देशों से जो बहुत अपने आप को विकसित बना रहे थे, उन देशों से निकल करके हम देशों में मशीनीकरण पूरी तरीके से हुआ। तो इसका भी प्रभाव तुलनात्मक राजनीति केवल ये नहीं है कि केवल देशों के संस्थाओं, राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन है, बल्कि हर गतिविधियों का अध्ययन है, जिसमें हम पाते हैं कि किस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था को परिवर्तन करने में विज्ञान, साहित्य, संस्कृति या लोगों का क्या योगदान है, उसका भी हम इसमें अध्ययन। और यही चीज अब जैसा कि मैंने बता दिया कि एशिया, अफ्रीका तथा इन देशों में इस प्रकार से परिवर्तन हुए। तो व्यवहारवाद क्या है, इसमें हम आगे बढ़े तो हम पाएंगे व्यवहारवाद होता क्या है। इसका सबसे बड़ा विश्लेषण करने वाला, जैसे कि आमंड पावेल को मैंने बताया, तो व्यवहारवाद या व्यवहारवादी अप्रोच जिसको कहते हैं, वह
सर तो व्यवहारवादी अप्रोच जो होता है वो पूरी तरीके से वैज्ञानिक है, तार्किक है। उसमें हम पाते हैं कि जो राज्य की जनता है, देश के निवासी हैं, किस प्रकार से अपने राजनीतिक सत्ता का जो प्रचलन है उसके माध्यम से अपने व्यवहार में क्या परिवर्तन लाते हैं, और उस व्यवहार के परिवर्तन होने से राजनीतिक सत्ता में क्या परिवर्तन होता है, इसी को हम आउटपुट इनपुट भी बोलते हैं। आगम निर्गम सिद्धांत मैंने व्हाट्सएप पे दिया है इस चीज को, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अप्रोच या दृष्टिकोण के लिए। तो सब लोग उसको पढ़ें। तो जनता क्या सोचती है सत्ता के परिवर्तन होने से, तो जनता की सोच को हम ये इनपुट मान लें, मतलब सत्ता, राजनीतिक सत्ता का जो परिवर्तन होता है उसको इनपुट मान लें, तो जनता की जो सोचने की क्षमता है और किस प्रकार से राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करती है, वह जो एक नया दृष्टिकोण निकल के आता है उसको हम आउटपुट मान लें। आगत निर्गत, मतलब कि आगत का मतलब इनपुट, निर्गत का मतलब आउटपुट। और इससे क्या होता है, फीडबैक के माध्यम से यह चक्र चलता रहता है, और यह चक्र लगातार चलता रहता है, क्योंकि राजनीतिक प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। किसी भी देश में, लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक प्रक्रिया रोज चलती है। यदि आज अभी महंगाई इतनी हो जाए कि आम जनता को इससे घाटा होने लगे, आम जनता इससे परेशान हो जाए, तो अभी तुरंत इसका असर सरकार पर पड़ेगा, सरकार उसके लिए कोई ना कोई नीति लाएगी। तो यहाँ जनता ने अपना सोचने का तरीका बदला, और वहाँ हफ्ते भर के अंदर सरकार के नीतियों में परिवर्तन दिखाई देता है। तो ये क्या है, ये जो इनपुट है जनता के सोचने के तरीका, और जो एक आगत के रूप में निकल के आया, जो इनपुट के रूप में निकल करके आया, वह जो आउटपुट है जिसको हम निर्गत बोलते हैं, वो किस प्रकार से चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो इसका भी तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो ये व्यवहारवादी दृष्टिकोण है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण में यही पाएगा कि किस प्रकार से जो राज्य या देश की शासन की नीतियां हैं, किस प्रकार से पूरी तरीके से जनता से जुड़ी रहनी चाहिए। तो व्यवहारवादी उपागम क्या होता है, सबको जानना चाहिए कि व्यवहारवादी अनुभवात्मक तथा क्रियात्मक है, क्योंकि व्यवहारवाद इंपेरिकल स्टडी है, फंक्शनल है, चलता रहता है, तथा इसमें जो एक वैल्यू होता है, जो इंडिविजुअल वैल्यू, जिसको व्यक्तिनिष्ठ मूल्य कह सकते हैं, और या कल्पना, इसके लिए कोई स्थान नहीं होता है। ये एक समाज का काम है, जो राजनीतिक समाज होता है, और वह राजनीतिक समाज जो है, या जो व्यक्तियों के मिलने से जो समाज का निर्माण होता है और जो राजनीति से प्रभावित होता है, उसको हम राजनीतिक सामाजिकरण का नाम भी देते हैं, जो इस सिलेबस में भी है, इस थर्ड पेपर में। तो इस प्रकार से जो व्यवहार होता है, व्यवहारवाद के अनुसार जो राज्य के बाहर भी सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र की जो संस्थाएं और सत्ताएं हैं, इन सब को प्रेरित करने वाला जो मानसिक व्यवहार है, उसका अध्ययन बहुत आवश्यक तथा महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर से एक बार हम बता दें कि व्यवहारवादी वह होता है जो राज्य के बाहर, मतलब देश के बाहर, मतलब देश के बाहर का मतलब ये नहीं कि विदेश, देश की जो नीतियां हैं उसी के अंदर, यदि हम राजनीतिक सत्ता से लेकर हम समाज में जाए, तो उसका मतलब है कि सामाजिक जो और राजनीतिक क्षेत्र की जो संस्थाएं, सत्ताएं, इन सबको प्रेरित करने वाले जो मानसिक व्यवहार होते हैं, वही व्यवहारवाद कहलाता है। ठीक है। और व्यवहारवाद बहुत ज्यादा पूछा जाता है। व्यवहारवाद 1925 में जो चार्ल्स मेरियम ने अपनी पुस्तक लिखी, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, उसमें व्यवहारवाद के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा प्रस्तुत की। 1925 की बात हो रही है, लेकिन 1960 के जब अमेरिका में 1960 में पहली बार जब व्यवहारवादी उपागम आया, अमन पावल ने जो उपागम प्रस्तुत किया, वह यथार्थवादी था, पूरी तरीके से रियलिस्टिक था। और जो एक शिकागो, जो अमेरिका में शिकागो जगह है, वहाँ शिकागो के लोगों ने या शिकागो के जो प्रोफेसरों ने एक जो राह बनाई, जिसको शिकागो संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, वह व्यवहारवाद का प्रमुख एक क्षेत्र बन गया। और जो पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन था उस वहाँ का, शिकागो का सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल था, वह इन संस्थाओं ने इसको व्यवहारवादी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, और इसके माध्यम से देश में जो तुलनात्मक, विभिन्न देशों के मध्य जो तुलनात्मक राजनीति की जो दिशा है वो परिवर्तित हुई और पूरी तरीके से व्यवहारिक हो गई। मतलब कि एक उदाहरण के लिए ले लिया जाए कि उत्तर प्रदेश या सोनभद्र का ही ले लिया जाए, सोनभद्र या उत्तर प्रदेश में कोई परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन होता है,
जिसमें जनता की भूमिका रहती है, तो निश्चित तौर पर उसका असर तुरंत हम केंद्र सरकार में देखने को मिलेगा हम सभी को। और वही है कि किस प्रकार से व्यवहारिकता को हम समझने का प्रयास करते हैं, व्यवहारिकता को किस प्रकार से हम देखते हैं कि व्यवहारवादी उपागम एक महत्वपूर्ण संकल्पना के रूप में उभर के आता है। और द्वितीय विश्व युद्ध 1960 का मैंने बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1960 में व्यवहारवाद एक उपागम के रूप में, एक नवीन सुधार आंदोलन के रूप में, एक प्रकार से जो रिसर्च था उसको बढ़ाने का प्रयास किया है। और इसको पार करते हुए या इस व्यवहारवादी विचारकों ने जो एक अपनी संकल्पनाएं या शैली रखी, उसको आगे बढ़ते हुए जब 1970 का दशक आता है, तब लोग कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान को बहुत ज्यादा व्यवहारवादी नहीं बनाना चाहिए, सिद्धांत में को भी लेकर चलना चाहिए। तो इसीलिए जो एक 1970 के दशक में जो एक नया शब्द आता है निकल के, उसको हम पोस्ट बिहेवियरलिज्म कहते हैं या उत्तर व्यवहारवाद कहते हैं। 1970 का दशक, 1960 का दशक व्यवहारवाद का है। 1970 के अंतिम के समय का जो समय है वह उत्तर व्यवहारवाद कहलाता है। तो डेविड ईस्टन इसके प्रमुख प्रणेता रहे हैं, डेविड ईस्टन हैं, आर्मेंड पावेल हैं, इन सबका नाम याद रखना चाहिए। तो व्यवहारवाद में होता क्या है? व्यवहारवाद के 4-5 लक्ष्य होते हैं। व्यवहारवाद में नियमन होता है। नियमन का मतलब यह है कि व्यवहारवाद के सामान्यीकरण और सिद्धांत के रूप में इसको विकसित किया जा सकता है, इसको लगाया जा सकता है, इसको माना जा सकता है, मानवीय व्यवहार की व्याख्या की जा सकती है तथा भविष्य के लिए संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं। अब मानवीय व्यवहार की व्याख्या, भविष्य के लिए संभावनाएं, जैसा कि मैंने उदाहरण में बताया है कि यदि आज किसी भी देश की जनता अपनी सरकारों को प्रभावित करना चाहती है, यदि कहीं रैली निकल जाए, बहुत बड़ा एक धरना प्रदर्शन हो जाए, जिसमें 20-25 लाख लोग सम्मिलित हो जाए, तो ये निश्चित है कि उस देश की राजनीति में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। तो इसी को हम ये मानते हैं कि नियमन, क्योंकि ये मानवीय व्यवहार की व्याख्या और भविष्य के लिए संभावनाएं व्यक्त करने का एक साधन होता है, जिसको नियमन बोलते हैं। उसके बाद सत्यापन होता है। जो भी व्यवहारवाद है उसमें सत्यापन की पद्धति पाई जाती है। जो भी चीजें हैं सत्य उसको माना जा सकता है, क्योंकि ये वैज्ञानिक है। राजनीतिक विज्ञान की शुरुआत जो है, राजनीतिक विज्ञान को राजनीतिक विज्ञान क्यों कहते हैं, इसका भी आंसर इसी में 1960 के दशक होता है। नियमन होता है, दूसरा छोटा-छोटा जैसे ये नमकीन है, तीसरा है इसमें तकनीकी पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। तकनीकी पद्धति का मतलब जो भी सामग्री है, जो भी साधन है, उसको हम क्या कर सकते हैं कि शुद्धता तथा परीक्षण के माध्यम से उसको हम एक नया रूप देने का प्रयास करते हैं। इसमें परिमाणीकरण भी होता है, क्वांटिफिकेशन बोलते हैं इसमें, मतलब कि मापन और परिमाणीकरण हो सकता है। इसको माप सकते हैं, परिमाणीकरण भी कर सकते हैं, मूल्य निर्धारण कर सकते हैं। मूल्य का मतलब यहाँ रुपए पैसे से नहीं, मूल्य का मतलब यहाँ वैल्यू से है। वैल्यू का मतलब नैतिक मूल्यांकन, आदर्श का जो एक प्रतिपादन है या प्रयोग है, वह हम इसमें व्यवहारवाद में कर सकते हैं। व्यवस्था का एक स्वरूप प्रदान कर सकते हैं, जिसको सिस्टमाइजेशन कहते हैं। इसमें जब अनुसंधान कर लेंगे किसी चीज पे, हम एक सिद्धांत के और जो अनुसंधान है उसके माध्यम से, जब किसी क्रमबद्ध ज्ञान के माध्यम से जो एक नया विचार लेकर के आएंगे, तो उसके माध्यम से जो व्यवस्था करेंगे या व्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे, वह व्यवस्थाबद्धीकरण होता है। इसमें विशुद्ध ज्ञान होता है, क्योंकि यह पूरी तरीके से वैज्ञानिक होता है। और इस विज्ञान के माध्यम से समाज की महत्वपूर्ण जो व्यवहारिक समस्याएं हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं, उसको हल करने का प्रयास करते हैं। इसमें समग्रता भी देखी जाती है। समग्रता का मतलब ये है कि जब इसमें चीजें हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं, व्यवहारवाद को समझ लेते हैं, तो एक प्रकार से हम ये मानते हैं कि जो सोशल साइंस है, जो पॉलिटिकल साइंस एज ए सोशल साइंस है, वह पूरी तरीके से अपने आप में समग्रता लिए हुए, समाज को समेटे हुए, और जनता उसमें प्रमुख भूमिका निभाती है, और इसके माध्यम से राजनीतिक सत्ता और राजनीतिक प्रक्रिया को बल मिलता है। तो व्यवहारवाद वह चीज है। व्यवहारवाद का मैंने जो एक लक्ष्य बताया, सबसे पहले बताया, जो नोट कर लें, नियमन होता है, दूसरा सत्यापन होता है,
तीसरा तकनीकी का प्रयोग होता है, परिमाणीकरण होता है, मूल्य निर्धारण होता है, व्यवस्था को निश्चित किया जाता है, और सातवां विशुद्ध ज्ञान के रूप में लिया जाता है, और इसमें समग्रता पाई जाती है। तो ये व्यवहारवाद है। और व्यवहारवाद जो है ये वैज्ञानिक अनुभववाद के माध्यम से नई दृष्टि पैदा करता है, नई पद्धतियां पैदा करता है, नए मापक बनाता है, नए क्षेत्र विकसित करता है। तो यह जो व्यवहारवाद है वह अपने आप में पूरी तरीके से जनता और सरकार के बीच में कड़ी के रूप में काम करता है, और यह एक नए प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था को ऐसे खड़ा करने का प्रयास करता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नीतिगत जो सरकारी प्रक्रिया है या सरकार की प्रक्रिया है पूरी तरीके से जनता केंद्रित होती है, पूरी तरीके से सिटीजन के इर्द गिर्द घूमती है। तो इस प्रकार से व्यवहारवाद का अध्ययन 1960 के दशक से जो शुरू हुआ, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कुछ लोगों ने आलोचना की, कहा ये पूरी तरीके से वैज्ञानिक नहीं हो सकता, हमेशा इसके जो परिणाम हैं या परिमाण हैं या जो इसके रिसर्च हैं हमेशा सही नहीं हो सकते। तो इसमें सिद्धांतों को हम पूरी तरीके से ये ना करें कि सिद्धांत को छोड़ दें, पूरी तरीके से वैज्ञानिक कर दें। तो इस पर जो है एक किर्कपैट्रिक हैं और डायस हैं, इन्होंने कहा है कि व्यवहारवादियों ने मानव व्यवहार का जो वैज्ञानिक प्रमाण है प्रस्तुत ही नहीं किया है, बस एक जो पद्धति है शिकागो स्कूल को जो आगे बढ़ाने की पद्धति है उसी पर आधारित है। तो इसको हम पूरी तरीके से व्यवहारवादियों को जो पद्धतियां हैं उस पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, इसलिए व्यवहारवादी बना रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कभी कभी ये चीज़ें गलत भी होती हैं, तो इसी हिसाब से इसको सिद्धांत को हमको छोड़ना नहीं चाहिए। तो इस पर आलोचना हो जाती है, और इस आलोचना के चलते जो नया एक शब्द निकल के आता है उसको हम उत्तर व्यवहारवाद के रूप में जानते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि 1960 के दशक में डेविड ईस्टन ने व्यवहारवादी पद्धति का जो है शुरुआत करने का प्रयास किया। किसने शुरुआत किया? डेविड ईस्टन ने। आमंड पावल तो थे ही, डेविड ईस्टन ने सबसे पहले 1960 के दशक में इसकी शुरुआत किया। लेकिन जब यह इसकी आलोचना होने लगती है तब ये व्यवहारवाद के विरुद्ध जो एक आलोचना होती है वह नए रूप में निकल के आता है। वह 1969 में जो स्वयं डेविड ईस्टन ने एक भाषण दिया 1969 में अमेरिका में, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन में, उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वयं कहा कि व्यवहारवाद को हम विश्लेषण की सार्थकता नहीं दे सकते हैं, मतलब कि हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। मतलब डेविड ईस्टन ने इसकी शुरुआत की 1960 के दशक में, और उन्होंने खुद कहा कि हम इसको मतलब बहुत आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। तो उत्तर व्यवहारवादी का मतलब यह है कि इसमें जो एक वैल्यू है, जो नीतिगत विशेषता है, जो एक सिद्धांत है, उसको हम कहीं पीछे नहीं छोड़ सकते और उत्तर व्यवहारवाद को हमें अपनाना पड़ेगा। तो 1970 के दशक से जो भी अभी तक चल रहा है पॉलिटिकल साइंस में, उसमें हम इसीलिए सिद्धांत भी पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा विज्ञान भी नहीं पढ़ते हैं। सिद्धांत और विज्ञान दोनों हैं ऐसा माना जाता है, क्योंकि जो व्यवहारवादी तथा उत्तर व्यवहारवादी के बीच में जो पारस्परिक विरोध की स्थिति है वो समाप्त है लगभग। अब यह मान लिया गया है कि राजनीतिक विज्ञान में अधिकाधिक मात्रा में अनुभविक अध्ययन और जो शुद्ध परिणाम देने वाली पद्धतियां हैं इसको पूरी तरीके से वैज्ञानिक नहीं माना जाना चाहिए। हालांकि खुद हद तक माना जाता है कि पूरी तरीके से वैज्ञानिक नहीं हो सकता, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि वैज्ञानिक भी नहीं है, पॉलिटिकल साइंस साइंस नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा नहीं होता तो जो चुनाव के आसपास जब वोटिंग हो जाती है तो चुनाव के परिणाम आने होते हैं, उससे पहले जो एग्जिट पोल होता है, कौन पार्टी जीत रही है, ये पूरी तरीके से वैज्ञानिक पद्धति अपनाई जाती है इसमें। और ये बताया जाता है कि जब काउंटिंग हो जाएगी या उस दिन किसकी सरकार बन रही है, लगभग लोग इसको बता देते हैं। तो इसमें जो एक चुनाव प्रबंधन प्रणाली है या चुनाव को समझने की नीति है, ये भी व्यवहारवादी है, पूरी तरीके से लगभग वैज्ञानिक है। लेकिन पूरी तरीके से हम ये भी नहीं कह सकते कि ये वाला पार्टी जीत रहा है तो जीत ही जाएगा, इस प्रकार इसको अनुमान गलत भी हो सकता है। तो हमको क्या करना है कि पॉलिटिकल साइंस की जो वैल्यू है, जो मूल्य है, उसको हटाना नहीं है, सिद्धांत को हटाना नहीं है। थ्योरी भी रहेगी, वैल्यूज भी रहेंगे, और साइंस आधारित जो प्रक्रिया है समझने की राजनीतिक विज्ञान को या शोध की जो प्रक्रिया है, जिसमें साइंस के आधार पर हम शोध करते हैं या सोशल साइंस में जो रिसर्च करते हैं वो पूरी तरीके से साइंटिफिक होता है, उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये माना जाएगा कि विज्ञान और कला
दोनों है, इसमें सिद्धांत भी विज्ञान भी। तो मुझे लगता है कि ये जो व्यवहारवाद है, इसी के माध्यम से बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा कि व्यवहारवादी पद्धति क्या होती है, उत्तरवादी व्यवहार, उत्तरवाद, व्यवहारिक उत्तरवाद क्या है, या जो 1970 उत्तर व्यवहारवाद उसको क्या मानते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है। तो हम लोग को जैसे कि कुछ बच्चे इसमें मैसेज में लिख रहे हैं कि संरचनात्मक प्रक्रियात्मक अप्रोच क्या होता है। तो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक अप्रोच जो होता है वो संरचना से, राजनीतिक संरचना से संबंधित है। जो राजनीतिक संरचना होती है वह किस प्रकार से, इसमें जो मुख्य रूप से जो इसमें पढ़ा जाएगा संरचनात्मक प्रक्रियात्मक में, तो राजनीतिक प्रक्रिया का विश्लेषण देखा जाएगा। और किसी का क्वेश्चन हो तो उसमें डालें, हम उसको देख लें, तब सबको बताएं एक साथ। तब तक हम अपना थोड़ी देर के लिए म्यूट कर रहे हैं। किसी किसी का क्वेश्चन हो तो उसमें लिखें। जैसे किसी ने लिखा है वर्षा त्रिपाठी ने कि संरचनात्मक प्रक्रियात्मक अप्रोच क्या होता है, तो किसी का क्वेश्चन हो तो वो भी लिख दें। नहीं हो तो हम बताएं वर्षा त्रिपाठी का प्रक्रियात्मक अप्रोच क्या होता है। तो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक क्या होता है? संरचनात्मक प्रक्रियात्मक यह है कि जो राजनीतिक व्यवस्था होती है उसमें जो राजनीतिक गतिविधि चलती है उसके लिए एक अलग प्रकार से एक बेस बनता है या ढांचा तैयार होता है। यह एक गतिशील मशीनरी की तरह काम करती है। जैसा कि मैंने आगत निर्गत इनपुट आउटपुट के बारे में बताया, उसी प्रकार ये ठीक ठीक उसी से संबंधित है, उसी से चलता है। इसके अनेक चूंकि मशीनरी चलती है तो उसके अंग हो सकते हैं। जिस प्रकार शरीर में तमाम अंग होते हैं उसी प्रकार राजनीतिक प्रक्रिया के बहुत सारे अंग हो सकते हैं। तो ये जो संगठनात्मक मशीन है अपने अलग अलग अंगों को कुछ इनपुट कार्य सौंप कर उन्हें जो आउटपुट के रूप में पूरा करवाती है, मतलब आगत के रूप में कार्य सौंपे जाते हैं और निर्गत के रूप में जो कार्य पूरे किए जाते हैं, इसी की प्रक्रिया को हम इनपुट आउटपुट का जो एक प्रक्रिया चलता है या इनपुट आउटपुट का जो एक विश्लेषण होता है, इसी को एक समझने का जो दृष्टिकोण है, इसी दृष्टिकोण को हम संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण कहते हैं, मतलब स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच बोलते हैं। इसको भी डेविड हिस्टन ने ही शुरू किया और यही डेविड हिस्टन जो मैंने अभी व्यवहारवाद के बारे में बताया है, इस पर जो आमंड का विचार है, आमंड पावेल का विचार है, उन्होंने इसको डेविड हिस्टन के बाद जब आमंड पावेल ने इसको समझने का प्रयास किया, एक राजनीतिक व्यवस्था को समझने का प्रयास किया, तो आमंड ने, जीबी आमंड इनका पूरा नाम था, पावेल तो इनके साथ लिखे थे लेकिन इनका गैब्रियल आमंड नाम था। गैब्रियल आमंड ने ही सबसे पहले पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज, तो पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज की जो पुस्तक लिखी उसमें सबसे पहले संरचनात्मक अप्रोच को अपनाया। तो अप्रोच को क्यों अपनाया? क्योंकि पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज इन्होंने पुस्तक लिखी। डेवलपिंग एरियाज का मतलब यह है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसे देश जो डेवलप अपने आप को कर रहे थे या अपने आप को आगे बढ़ा रहे थे, तो वहाँ की राजनीति कैसे थी। इन्होंने भारत की भी राजनीति की बात की है अपने पुस्तक में, और लैटिन अमेरिका की भी राजनीति की बात की है, अफ्रीका के भी राजनीति की बात की है, तथा यूरोप के राजनीति को इससे तुलना किया है। यूरोप की राजनीति में क्या सबसे महत्वपूर्ण देखा जाता है, सब लोग समझो, यूरोप की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण यह माना जाता है कि जो भी कॉन्सेप्ट है जिसपे किसी देश का संविधान चल रहा है या भविष्य में जो भी नए देश बनेंगे उनका जो संविधान चलेगा, उसमें कहीं ना कहीं लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी ये शब्द हमेशा रहेंगे, मतलब कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। बिना इसके संविधान की रचना नहीं, क्योंकि संविधान देश के लिए होता है, देश की जनता के लिए होता है, और बहुत सारे देश जो संविधान अपनाते हैं उसे हम संविधानवाद का रूप देते हैं। ये भी सिलेबस में है। सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए सब लोग ध्यान रखें। तो आमंड ने जो अपनी पुस्तक लिखी पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज में, उन्होंने सबसे पहले
इस चीज का जिक्र किया, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, यानी कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण के बारे में बात की। इन्होंने कहा कि राजनीतिक विकास जो है और राजनीतिक व्यवस्था जो है, इसका हम वर्गीकरण कर सकते हैं, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार दूसरे प्रकार की व्यवस्था का रूप ग्रहण करती है या धारण करती है, इसका भी हम अध्ययन करते हैं। परंपरागत व्यवस्था जो है वो राजनीतिक विकास क्रम में आधुनिक व्यवस्थाएं बनकर किस प्रकार से नीचे से ऊपर पहुंचती हैं। जो परंपरागत व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे मान लिया जाए कि अंग्रेजों ने तो यहाँ उपनिवेश बनाया 17वीं शताब्दी 1757 के बाद से अंग्रेजों ने पूरी तरीके से भारत को उपनिवेश बना लिया। और जब 1947 में आज़ादी मिली, उसके बाद देश क्या इस लायक था अंग्रेजों के हाथ से सत्ता सीधे डायरेक्ट भारतीयों के हाथों में अंग्रेजों ने सौंपी? तो अंग्रेजों ने क्या कहा कि आप अपना संविधान बनाइए और अपने हिसाब से चलाइए। तो लेकिन अंग्रेजों ने यह भी कहा कि 1-2 साल हम देखेंगे आपका संविधान बन कैसे रहा है, क्योंकि हम जब आपको आज़ादी देंगे तो ये भी देखेंगे कि क्या ये आज़ादी भारतीयों के लिए सही होगी। अंग्रेजों ने इतना सोचा था। तो अंग्रेजों ने जब इतना सोचा तो जो गवर्नर थे पहले सी राजगोपालाचारी, उससे पहले जो गवर्नर थे उन्होंने इस चीज को देखा, समझा, उन्होंने कहा कि नहीं ठीक बन रहा है संविधान। तो इसमें जो संविधान बन रहा था उसकी जो व्यवस्थाएं थी, हमारा देश तुरंत परंपरागत व्यवस्थाओं से सीधे कृषि प्रधान देश अभी भी है, उस समय तो और ज्यादा कृषि प्रधान था। उससे किस प्रकार से हमारे पास न कोई कंपनी थी भारतीय, न कोई भारतीय आईआईटी था, न भारतीय कोई स्टील बनाने की फैक्ट्री थी, न भारत की कोई भी चीज नहीं थी। फिर भी जो राजनीतिक नेतृत्व था जो कांग्रेस का था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की रचना की थी, पटेल जी ने देश का एकीकरण किया था, गांधी जी ने अपने राजनीतिक क्रियाकलापों के माध्यम से देश की आज़ादी के रूप में आज़ाद कराने में प्रमुख भूमिका निभाई। तो ये जो राजनीतिक जो परंपरागत व्यवस्थाएं थी, इससे हमको तुरंत भारत को आधुनिक बनाना था। भारत आधुनिक तभी बन सकता था जब हम चीजों को छोड़ें, ऐसी चीजों को छोड़ें जो हमारे देश के विकास में बाधा बन सकती है। तो हमने तुरंत शिक्षा को अपनाया, अच्छी शिक्षा को अपनाया, वैज्ञानिक शिक्षा को अपनाया, और तमाम आईआईटी खोले गए, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोले गए, तमाम साइंस के इंस्टीट्यूट खोले गए, नए नए डैम बनाए गए, चाहे सोनभद्र का ओबरा का डैम हो या जो भी हो, ये सब उसी समय का है, 1950 के आसपास का है। तो नए नए डैम बनाए गए, विद्युत उत्पादन किया गया, टेलीफोन की लाइनें अतिरिक्त बिछाई गई, अंग्रेजों ने जो रेल की पटरियां पूरे देश में बिछाई थी उसमें धीरे धीरे विस्तार होने लगा। तो इस प्रकार से जब परंपरागत व्यवस्थाओं को जब हम राजनीतिक विकास के क्रम में आधुनिक व्यवस्था में जब लाते हैं तो क्या होता है, निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर पहुंचते हैं। मतलब हम उसको समझते हैं और जनता इससे चूंकि डायरेक्ट प्रभावित होती है तो आगत निर्गत वहीं से शुरू होता है, इनपुट आउटपुट। तो आमंड ने बताया कि किस प्रकार से आधुनिक व्यवस्थाओं में प्राचीन व्यवस्थाओं के तत्व कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, और राजनीतिक व्यवस्थाओं के वर्गीकरण के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में जो आमंड ने समझाने का प्रयास किया है। मतलब कि राजनीतिक व्यवस्था के वर्गीकरण के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन को, कंपैरेटिव स्टडीज है, उसको किस प्रकार से एक इंडिपेंडेंट साइंस के रूप में प्रस्तुत किया है, उसको समझने की जरूरत है। और उसने कहा कि राजनीतिक व्यवस्था को अंतः क्रियाओं, मतलब आपस में जो क्रियाएं करती हैं उस क्रियाओं के माध्यम से जो स्वतंत्रता समाज में पाई जाती है और कम्याधिक रूप में न्याय संगत होता है, और भौतिकवादिता के प्रयोग और प्रयोग के द्वारा एकीकरण और अनुकूलन का प्रयास होता है, वही संरचनात्मक क्रियात्मक अप्रोच है, दृष्टिकोण है। क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था समाज में एक प्रकार से क्या बनाता है, एक यूनिटी कायम करता है, और वह यूनिटी जो है औचित्यपूर्ण शक्ति होती है, क्योंकि जनता ने सरकार को चुना है तो वह सरकार आगत और निर्गत के रूप में प्रभावित होती है। जो राजनीतिक व्यवस्था है या औचित्यपूर्ण शक्ति है, जिसको लेजिटिमेट पावर बोलते हैं। लेजिटिमेट पावर का मतलब यहाँ पर यह है कि जनता ने जिस प्रतिनिधियों का चुनाव किया है, संसद में भेजा है, वह अपनी नीतियों को किस प्रकार से जनता तक पहुंचाते हैं, जनता उससे किससे प्रभावित होती है। यह जो प्रभाव और नीतियां पहुंचाने वाला कार्य है, इसको हम आगत और निर्गत के रूप में ये अनवरत देखते हैं, चलता रहता है। यही व्यवस्था विश्लेषण का प्रमुख
एक मुद्दा है, इशू है, या इससे विशिष्टता आती है, स्पेसिफिकेशन होता है, तो आगत निर्गत की एक प्रक्रिया है। तो राजनीतिक व्यवस्था के कार्य कौन कौन से होते हैं, आगत के कौन से कार्य होते हैं? जैसे कि हम इनपुट जब कोई करेंगे, उसमें एक जो मैंने पीडीएफ भेजा है उसमें एक डायग्राम बना होगा सबसे लास्ट वाले पेज में, सब लोग उसको जरूर देखें। उसमें किस प्रकार से आगत निर्गत की बात होती है। तो आगत निर्गत की जो बात होती है वह हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि जो उस डायग्राम में, उसमें राजनीतिक समाजीकरण एवं भर्ती होता है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन और रिक्रूटमेंट की बात होती है, भर्ती की बात होती है। हित अभिव्यक्ति की बात होती है, जिसको इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन कहते हैं। 4 चीजें होती हैं, सब लोग ध्यान दें। इनपुट में 4 चीजें होती हैं। राजनीतिक समाजीकरण होता है, हित अभिव्यक्ति होता है, हित समूहीकरण होता है, इंटरेस्ट एग्रीगेशन बोलते हैं, और राजनीतिक संप्रेषण होता है, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन होता है। तो ये सब कहाँ होता है? समाज में होता है, राजनीति में होता है, किसी देश में होता है, जनता के बीच होता है। तो जनता के बीच होता है, इसलिए राजनीतिक समाजीकरण होता है। हित अभिव्यक्ति क्या है? सरकार का अपना हित होता है, जनता का अपना हित होता है, वह अभिव्यक्ति दिखाई देती है। और जनता का अपना समूह के रूप में एक हित दिखाई देता है, सभी को अच्छी सड़कें चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, वह दिखाई देता है। और इससे क्या होता है, एक जो मैसेज जाता है, संदेश जाता है, उसको राजनीतिक संप्रेषण कहते हैं, वह पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के रूप में होता है। और क्योंकि प्रत्येक व्यवस्था में राजनीतिक समाजीकरण व भर्ती का जो कार्य है राजनीतिक दलों द्वारा, अन्य संगठनों द्वारा किया जाता है, इसलिए दबाव समूह हित को व्यक्त करने का प्रमुख साधन है। दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप, यह भी सिलेबस में है, किस प्रकार से उसको हित को आगे बढ़ाता है। उसी प्रकार इसके निर्गत के कार्य होते हैं। निर्गत के कार्य, अच्छा हाँ, तो जब दबाव समूह जब अपना कार्य करता है, सरकार को दबाव डाल के अपनी नीतियों को जनता के बीच में लागू करता है कि जनता से ही निकल करके लोग दबाव समूह गुट बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। तो जो संचार साधन है या समाचार पत्र है या जनता की जो भावनाएं हैं, आजकल सोशल मीडिया चल रहा है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, तमाम चीजें हैं, इसके माध्यम से किस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था की नीतियों, निर्णयों को हम जो जनता के विचार हैं किस प्रकार से वहां तक पहुंचाते हैं राजनीतिक व्यवस्था में। तो ये जो संप्रेषण होता है, जनता व मतलब जो राजनीतिक संप्रेषण है, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है, जनता व जो अथॉरिटी है, सत्ता है, उसके बीच का कड़ी का काम करता है। तो इससे राजनीतिक व्यवस्था गतिशील बनती है। तो ये इनपुट का काम ये हो गया, और आउटपुट का काम जिसको निर्गत बोलते हैं। आगत का मतलब इनपुट, निर्गत का मतलब आउटपुट। तो इसमें क्या होता है, तब फिर सरकार क्या करती है? सरकार नियम निर्माण करती है। नियम निर्माण मतलब रूल मेकिंग, रूल बनाती है, कोई नियम बनाती है। फिर उस रूल का प्रयोग होता है, इसको रूल एप्लीकेशन बोलते हैं, नियम का अनुप्रयोग होता है। उसके बाद नियम का अधिनिर्णय होता है, रूल एडजुडिकेशन होता है, इसका मतलब उसका निर्णय किया जाता है। उसका पहले तो निर्माण होगा, फिर प्रयोग होगा, फिर निर्णय होगा। अब जब निर्माण प्रयोग होगा, नीति का निर्णय होगा, तो यह फिर जनता के बीच में जाएगा, और जनता के बीच में जाते ही जनता इस पर विचार करेगी, सरकार इस पर विचार करेगी, फिर से ये इनपुट के रूप में आ जाएगा, और फिर से कोई नया नियम अनुप्रयोग और निर्णय होगा, उसको हम आउटपुट बोलेंगे। तो ये जो चक्र चलता रहता है, इसको हम इनपुट आउटपुट बोलते हैं, इसको संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण बोलते हैं। और यह फीडबैक के माध्यम से लगातार चलता रहता है, फीडबैक भी होता है इसमें, और सरकार इसमें प्रमुख भूमिका निभाती है, जनता इसमें प्रमुख भूमिका निभाती है। तो पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज में जो ईस्टर्न ने बात की है, उसका कारण यही है कि ऐसे देश जो विकसित हो रहे थे या अभी भी विकसित हो ही रहे हैं, भारत देश को अभी भी विकसित की श्रेणी में रखा गया कि अभी भी चल ही रहा है, चाहे हम तीसरी इकोनॉमी बन जाए, चौथी बन जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि यहाँ की जो जनता है अभी भी 80% ही साक्षर हो पाई है, पूरी तरीके से राजनीतिक लाभ नहीं ले सकती। जनता को अभी भी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अभी भी जनता के बीच में पुलिस बल का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, पुलिस का प्रयोग होता है। इसलिए गांधी जी कहते थे कि पुलिस स्टेट भारत को न बनाया जाए, और ये बात उन्होंने कही थी 1940 के आसपास। तो देश आजाद हुआ तो उन्होंने कहा था कि पुलिस स्टेट न बनने पाए भारत, लेकिन भारत अभी भी, भारत के बहुत सारी नीतियां जो है सरकार उसको जबरदस्ती लागू करवाए या धीरे से लागू करवाए, उसमें पुलिस का बहुत बड़ा रोल होता है। हर चौराहे पर तुमको सभी लोगों को देखने को मिलेगा कि हर जगह नियम कानून में पुलिस लगी हुई है।
दिल्ली छोड़ दिया जाए तो बहुत से जो चौराहे हैं जहाँ पे रेड लाइट लगा हुआ है, कार आने जाने के लिए व्यवस्था है, कब रुकें कब जाएं, वहाँ पे भी पुलिस खड़ा है। कोई भी शिकायत हो तो पुलिस के पास, कोई भी काम हो तो पुलिस आएगी, 1090 बना दिए, 112 बना दिए, कुछ भी बना दिए। तो कुल मिला के पुलिस स्टेट है। ये चीजें यूरोप में इतना नहीं दिखाई देती, वहाँ पुलिस का कोई मतलब नहीं होता है। पुलिस अपना आई कार्ड दिखा के बताएगी कि मैं फलाना हूँ, मैं इस थाने से आया हूँ, आपने ऐसा काम किया है, वो भी बिल्कुल विनम्र तरीके से। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत क्या, जितने भी डेवलपिंग देश हैं उसमें पुलिस का बहुत बड़ा रोल है। पुलिस का मतलब यहाँ से क्या है, पुलिस को कौन भेज रहा है, अथॉरिटी भेज रही है। अथॉरिटी किसके पास है, मंत्री के पास है। मंत्री किससे काम ले रहे हैं, मंत्री अपने सचिवों से काम ले रहे हैं जो आईएएस होते हैं। मंत्री का निर्देश आईएएस मानते हैं, आईएएस आईपीएस में लेकर के देश की व्यवस्था चलाते हैं। ये जो व्यवस्थाएं हैं, इसीलिए हमारा देश अभी भी उसी में उलझा हुआ है कि हम इसको परिवर्तन नहीं कर पा रहे, क्योंकि जनता उतनी जागरूक नहीं है कि वह इस चीज का डिमांड करे कि इन चीजों से हमें मुक्ति चाहिए। तो इसीलिए उसमें डेविड ईस्टन ने डेवलपिंग एरियाज के बारे में उन्होंने एक पुस्तक लिखी और ये प्रक्रिया चलाई। तो डेविड ईस्टन का ये विचार था, उन्होंने व्यवहारवादी क्रांति के जनक को भी डेविड ईस्टन को ही माना जाता है। 1965 में जो उन्होंने पुस्तक लिखी सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, इसमें जितने भी लेक्चर दिए उन्होंने उस समय 1960 के दशक में, डेविड ईस्टन, गैब्रियल आनंद, जीबी पावेल, सब ने इसी व्यवस्था विश्लेषण, व्यवहारवाद, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक इनपुट आउटपुट के बारे में। तो मुझे लगता है चीजें समझ में आ गई होंगी और इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है। और कुछ लोग इसको आलोचना भी करते हैं कि क्या ये संरचनात्मक प्रक्रियात्मक अप्रोच सही है कि नहीं सही है। तो इसके बारे में कहा जा सकता है दृष्टिकोण उन देशों के लिए सही है जहाँ पर बिल्कुल राजनीतिक व्यवस्था नई नई पनपी है और ये चल रही है। तो इसका अपना महत्व है। दृष्टिकोण तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है जिसको संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण भी कहा जाता है। इस दृष्टिकोण के माध्यम से तुलनात्मक अध्ययन में राजनीतिक व्यवस्थाओं को संरचनात्मक प्रक्रियात्मक आधार पर समझने का प्रयास किया जाता है और तुलनात्मक राजनीति के जो परंपरागत दृष्टिकोण है इनसे जो एक नवीन दृष्टिकोण बनाने का प्रयास किया है, जो पूरी तरीके से व्यवहारवादी, उत्तर व्यवहारवादी है। इससे क्या होता है कि इससे एक चीज नई निकल के आई कि जनता को अधिकाधिक लाभ किस तरह से दिए जाए और राज्य को किस प्रकार से पूरी तरीके से लोक कल्याणकारी बनाया जाए, पब्लिक ओरिएंटेड बनाया जाए। इस पर एक जो निकल करके आता है तत्व, वो यहीं से निकल के आता है। तुलनात्मक राजनीति में इस दृष्टिकोण का बहुत महत्व है और यह राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए बहुत ही सहायक पूर्ण है या सहायता करता है, हेल्पफुल है। तो ये है इसका दृष्टिकोण। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ चीजें बताई, व्यवहारवादी, उत्तर व्यवहारवाद, बाकी चीजें जो है राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकरण, ये सब सिलेबस में है। मैंने कुछ दिए थे मटेरियल, सब लोग यही पढ़े। मुझे लगता है कि इसमें समझ में आएगा। और तो इसमें से किसी को एक क्वेश्चन पूछना हो तो अपना पूछ सकता है, नहीं तो हम इसको यही समाप्त करते हैं। मुझे लगता है कि किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछें।